आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये साल 1999 का अक्टूबर महीना था। घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। कराची का आसमान भयंकर बारिश और तूफान के बाद कुछ देर पहले ही साफ हुआ था। एयरपोर्ट पर कोलंबो से आया एक जहाज लैंडिंग की परमिशन मांगते हुए चक्कर लगा रहा था। फ्यूल खत्म होने को था, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही थी। यह उस ड्रामे की शुरुआत थी जो थोड़ी देर बाद पूरे पाकिस्तान में खेला जाना था, सरकार और सेना के बीच। इस जहाज को न उतरने देने का आदेश खुद मुल्क के प्रधानमंत्री ने दिया था और विमान में देश का सेना प्रमुख बैठा था। पाकिस्तान को जानने वाले समझते हैं कि वहां सेना अध्यक्ष का रुतबा क्या होता है। लैंडिंग की चाहत में विमान कराची से बाहर भी हो आया था, मगर कोई भी उसे रनवे पर उतरने नहीं दे रहा था। 2.5 घंटों तक अपने ही देश के आसमान में चक्कर काटने के बाद आखिरकार ये कराची में ही उतरा, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गिरफ्तार किए जा चुके थे। शाम ढलते ढलते और रात के गहराते एक बार फिर पाकिस्तान तख्ता पलट का शिकार हो गया। सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने शरीफ सरकार को किनारे किया और खुद गद्दी पर जा बैठे। पाकिस्तान की ये शाम सेना प्रमुख को राष्ट्र प्रमुख बनते देख रही थी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आज के एपिसोड में कहानी पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष और तानाशाह परवेज मुशर्रफ की। पाकिस्तान की सियासी तारीख तख्ता पलट की घटनाओं से स्याह है। इसमें 1999 से 2008 के 9 साल परवेज मुशर्रफ के नाम हैं। दिल्ली के दरियागंज से विभाजन के बाद उनका परिवार कराची पहुंचा था। पिता और मां की नौकरियों की बदौलत वो विदेश भी घूमे और अच्छे स्कूल में भी पढ़े। आखिरकार सेना में पहुंचे, अफसर बने और एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए इस्लामाबाद से संचालित हुकूमत की कमान अपने हाथों में ले ली। एजाज सैयद पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं। वो मुशर्रफ के शुरुआती दिनों के बारे में बताते हैं। देखिए, जनरल मुशर्रफ 1943 में दिल्ली में पैदा हुए, पुरानी दिल्ली में पैदा हुए, और उनके जो पेरेंट्स थे फिर बाद में माइग्रेट कर गए पाकिस्तान में। और 1961 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान आर्मी में इनरोल किया और फिर उसके बाद तरक्की की मनाजिल तय करते गए। मुशर्रफ सेना के ऑफिसर थे। बाद में नेता बनने की कोशिश भी की, लेकिन मरते दम तक नेता बन नहीं पाए। सेना का एक ऑफिसर जो बेपरवाह था, हमेशा उनमें जिंदा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेपरवाही इसलिए भी थी क्योंकि वो जननेता नहीं, तानाशाह थे। सीनियर जर्नलिस्ट राजेश जोशी एक वाकया याद करते हैं। तो जब ये रेडियो प्रोग्राम आए, ये लाइव प्रोग्राम होता था, उसमें जो श्रोता हैं वो भी सवाल पूछ रहे थे। इस्लामाबाद और लंदन दोनों जगह से लाइव प्रसारण हो रहा था और जो श्रोता थे वो सवाल पूछ रहे थे। तो एक श्रोता ने सवाल पूछा कि जर्नल साहब, बहुत ही पाकिस्तानी सामान्य कोई आदमी था, कि जनरल साहब इतनी महंगाई हो गई है, टमाटर ख़रीदने जाओ तो मतलब बहुत महंगा हो गया, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, क्या किया जाए, आप कुछ कीजिए ना, कंट्रोल कीजिए। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, कोई सिविलियन नेता होता तो वो कैसे कहता कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं और आप ये लोगों की परेशानी हमें मालूम है, लेकिन ये दुनिया भर में हो रहा है, इस तरह के जवाब देता। फौजी के ज़बान से क्या निकला? ओए, कौन कहता है टमाटर खाओ, ना खाओ टमाटर, कोई डॉक्टर ने बोला है टमाटर खाओ, इसी ज़बान में। और मुझे वो उनका वाक्य जो है अभी तक मेरे कानों में गूंजता है। तो बिंदास आदमी जिसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जनता से वोट लेना नहीं है। तो एक टिपिकल जो डिक्टेटर का रवैया, फौजी डिक्टेटर का रवैया होता है, वो जनरल परवेज मुशर्रफ का भी रवैया था। बचपन में विदेश विभाग में अधिकारी पिता के साथ मुशर्रफ ने कई देशों का भ्रमण किया। तुर्की वो जगह थी जहां उनका मन खूब रमा। पिता वहां 7 साल तैनात रहे। मुशर्रफ ने लिखा है कि इस दौरान तुर्की मुझे भा गया था। यहीं से उनका आर्मी के प्रति इंटरेस्ट भी जागा।
मुशर्रफ अल जजीरा को दिए एक पुराने इंटरव्यू में अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं, मैं सब कुछ कर लेना चाहता था, हर तरह के खेल खेले, बॉडी बिल्डिंग भी की, लेकिन जब एक खेल में एवरेज मुकाम हासिल कर लिया तो फिर उसे छोड़ दिया। फिर दूसरे खेल के साथ भी यही की और यही तीसरे और चौथे खेल के साथ। सेना के बाद नाटकीय तरीके से सियासत में उतरे मुशर्रफ के व्यक्तित्व में और बचपन के मुशर्रफ में इस बात को लेकर एक समानता दिखती है, एक मुकाम हासिल तो दूसरे की कोशिश। इन्हीं मुकामों में एक था लाहौर का फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज। मिलिट्री एकेडमी जाने के लिए 11वीं और 12वीं पास करना जरूरी था। पाकिस्तान में इसे FA कहते हैं। मुशर्रफ ने वहीं से इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम निकाला और मिलिट्री एकेडमी में दाखिला हो गया। जिंदगी बदल रही थी। साल 1961 का था। 3 साल मिलिट्री ट्रेनिंग और मुशर्रफ सेना में ऑफिसर हो गए। उन्होंने लिखा है कि जब मैंने पहली बार कराची छोड़ा था, मुझे यकीन नहीं था कि मैं अब माँ बाप के पास हमेशा नहीं रह सकूंगा, जब तक कि वो ना मेरे पास आ जाएं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी में तैनाती ने जल्द ही उन्हें बता दिया कि ये तय है। मुशर्रफ के अनुशासनहीनता के किस्से भी बड़े हैं। खुद उन्होंने लिखा कि फौज के लिए जरूरी अनुशासन से मैं हमेशा भागता रहा। साथियों से लेकर अफसरों तक से मुशर्रफ के टकराव खूब हुए, लेकिन इत्तेफाक ऐसे कि मुशर्रफ आर्मी के 0 टॉलरेंस जोन में भी बच जाते थे। एक ऐसे ही इत्तेफाक का किस्सा सुनिए हमारे साथी कुलदीप मिश्र से। जी हाँ, देखिए, इत्तेफाक तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ खूब हुए हैं और कुछ इत्तेफाक बहुत अच्छे उनके लिए साबित भी हुए। और उन इत्तेफाकों को उनकी जो सफलता है, जो पॉपुलैरिटी है बात के दौर में, उसका राज भी कहा जा सकता है। और ये जो एक प्रसंग है जिसमें से एक मैं बता रहा हूँ आपको, वो कई इंटरव्यूज़ में मुशर्रफ खुद बता चुके हैं और अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने लिखा है। ये इंडिया पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग से ठीक पहले की बात है। मुशर्रफ जो है एक जंगल में एक सेना की एक छोटी टुकड़ी के साथ जो है तैनात थे और वो जंग के ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे। तभी खबर ये आई कि उनके पिता जो फॉरेन सर्विसेज में तैनात थे उस वक्त, उनकी कीनिया पोस्टिंग हो गई है, अफ्रीका। और मुशर्रफ कहते हैं कि उनके कीनिया जाने से पहले उनको जो है कराची में, मुशर्रफ साहब को कराची में उनसे मिलने जाना था। और वो उतना आसान नहीं था क्योंकि जहाँ वो पोस्टेड थे मुशर्रफ उस वक्त जंगल में, वहाँ से कराची बहुत दूर था। तो 1 हफ्ते की छुट्टी उन्होंने मांगी लेकिन वो मिली नहीं। तो उन्होंने तय किया कि वो बिना बताए निकल जाएंगे क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप से मिलना था, तो उसके लिए वो किसी के अप्रूवल का इंतज़ार क्यों करते। तो वो निकल गए और 1 हफ्ते बाद वो लौटे तो आदेश की अवहेलना के लिए, हुक्म ना मानने के लिए उन पर कोर्ट मार्शल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और डिसिप्लिनरी एक्शन साबित करने के लिए, अनुशासनहीनता साबित किए जाने के लिए गवाह जुटाए जा रहे थे। लेकिन बकौल परवेज़ मुशर्रफ, भारत का शुक्रिया कि उसने उसी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर दिया। उनके एग्जैक्ट शब्द थे परवेज़ मुशर्रफ के जो उन्होंने किताब में लिखे हैं, थैंक्स टू इंडिया दे अटैक्ड पाकिस्तान एंड वॉर ब्रोक आउट। तो मुशर्रफ ने फिर ये लिखा है कि उसके बाद सब लोग जंग में लग गए और इत्तेफाक ये था कि जो कमांडर उन्हें कुछ दिन पहले निकाल देना चाहता था, उसी ने उनका नाम गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए आगे बढ़ाया। कोर्ट मार्शल से सीधा गैलेंट्री अवार्ड तक अजीब उलटबाजी। पत्रकार एजाज सैयद बताते हैं, सिर्फ एक बार नहीं उनके खिलाफ मिलिट्री में इंक्वायरी हुई, या सिर्फ एक बार नहीं है कि वो उनका कोर्ट मार्शल होने लगा। इस तरह के 2-3 और इंसिडेंट्स भी हैं जहां पे जनरल मुशर्रफ ऑलमोस्ट मिलिट्री से रिमूव होने वाले थे। जनरल मुशर्रफ से पहले जो जनरल जहांगीर करामत थे वो आर्मी चीफ थे और वो जनरल मुशर्रफ साहब को पसंद नहीं करते थे। जो लोग जानते हैं वो बताते हैं कि जहांगीर करामत अगर आर्मी चीफ रहते और उनकी रिटायरमेंट पहले ना हो जाती तो शायद जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वो कार्रवाई करते। 65 से लेकर 71 तक मुशर्रफ हर जंग में शामिल होते रहे। फिर आया 1999 जब वो भारत के साथ जंग का कारण भी बने, करगिल युद्ध। यही तो वो वजह है जिसके चलते आज भी ज्यादातर भारतीय उन्हें याद रखते हैं। कहते हैं कि करगिल ऑपरेशन से पहले परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। इसे महज 1 साल पहले सेना प्रमुख बने कम अनुभवी मुशर्रफ की गलती कहें या उनका अति आत्मविश्वास, जो भी था, लेकिन ये नवाज शरीफ और मुशर्रफ के बीच की सबसे बड़ी खाई बन गया। पत्रकार एजाज सैयद कहते हैं, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बड़ा बोल्ड
स्टेप लिया था कि वो पाकिस्तान में आए थे बस पे सवार होके, तो ये बहुत बड़ा स्टेप था। लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब ने, जो उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको एम्बेरस किया और कारगिल कर दिया अपने जनरल्स के साथ मिलके। और फिर कारगिल के बाद जब उन्हें एम्बेरसमेंट का सामना हुआ, तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, वो गए अमेरिका में, गए बिल क्लिंटन साहब उनसे मिले, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो लिमिटेड किस्म की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था उसको खत्म किया। लेकिन जो तलखियां थी, जो डिस्ट्रस्ट था, वो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ में पैदा हो चुका था। इसी के बाद नवाज शरीफ ने तय किया था कि अब परवेज मुशर्रफ को उनके पद से हटा देंगे। मुशर्रफ कोलंबो गए हुए थे, एक हफ्ते बाद उन्हें लौटना था 12 अक्टूबर को। उसी दिन नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद से हटाने का आदेश दिया, लेकिन पाकिस्तानी सेना अपने मुखिया की अनुपस्थिति में भी उसकी कुर्सी बचाने में लग गई। तख्ता पलट की शुरुआत हो गई, मुशर्रफ के लिए, मुशर्रफ के बगैर। मुशर्रफ कोलंबो से कराची वापसी की राह में थे। उतरे तो एक मुल्क पकड़ा दिया गया, उसे जिसे जनता ने कभी नहीं चुना, जिसे लोकतंत्र ने यह अधिकार नहीं दिया था। मुशर्रफ बखूबी जानते थे कि जो कुछ हुआ है या होगा उससे पैनिक हो सकता है। उस शाम उन्होंने अपना भाषण खुद लिखा, एक कमांडो से लेकर जैकेट पहनी और देश को रात 2:30 बजे अंग्रेजी में संबोधित किया। अजीब था कि स्याह रात में मुशर्रफ पाकिस्तानी आवाम को नई शहर का वादा कर रहे थे। I only wish to assure you that the situation in the country is perfectly calm, stable and under control. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. मुशर्रफ ने मार्शल लॉ की घोषणा नहीं की। वो संदेश देना चाहते थे कि सब कुछ ठीक है। ये वही मार्शल लॉ था जिसके बारे में नवाज शरीफ ने पूछा था कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है तो मार्शल लॉ लग गया क्या? ये लॉ आर्मी चीफ को अधिकार दे देता है, शक्ति बढ़ा देता है, लेकिन मुशर्रफ को इसके बगैर भी उतनी ही शक्तियां थीं, जो मर्जी कर सकते थे, किया भी। राजेश जोशी पाकिस्तान में तख्ता पलट के उस वक्त को याद करते हैं। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था और हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद हुसैन, हम दोनों लोग एक फेलोशिप में थे, प्रेस फेलोशिप प्रोग्राम होता है। और जैसे ही वो पहुँचे उसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ से ख़बर आई इस्लामाबाद से कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया है और नवाज़ शरीफ की सरकार को वहाँ के एक फ़ौजी जनरल ने, जो वहाँ के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने तख्ता पलट करके और सरकार पर कब्ज़ा कर लिया है। उन्हीं का नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। और भाई हमारे वो जो पत्रकार थे जाहिद साहब, वो तुरंत भागे वापस ख़बरें कवर करने के लिए अपनी फेलोशिप बीच में छोड़ के। वो जब लौट के आए तो मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कहा साहब आप कैसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है? एक जनता की चुनी हुई सरकार को एक फ़ौजी जर्नैल ने उखाड़ फेंका है। वो सरकार चाहे जैसी भी थी, लेकिन लोगों ने उसको चुना था। तब जाहिद हुसैन साहब ने मुझसे कहा कि आपको रियलिटी नहीं मालूम है पाकिस्तान की। मियाँ नवाज़ शरीफ की जो इमेज थी उस वक्त, वो ऐसा लगता था कि मुल्क को बेच के खा गए हैं, और परवेज़ मुशर्रफ ने जो कुछ किया वो बेहतर किया। मुशर्रफ ने कभी इस तख्ता पलट को अपने लिए नहीं बताया, पाकिस्तान के लिए लिया गया फैसला कहते रहे। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान राजनेताओं के भ्रष्टाचार से त्रस्त था, मैंने अपने शासनकाल के दौरान इसे बदला। उनका दावा है कि उन्होंने देश की इकोनॉमी सुधारी, देश को नए सिस्टम दिए, लोकतंत्र को मजबूत किया। मुशर्रफ अपने अमेरिका के साथ संबंधों और उससे देश के खजाने को भरने का जिक्र बार बार कई इंटरव्यूज में करते थे, लेकिन पाकिस्तान के कई लोग इसे अमेरिका का ही स्वार्थ बताते हैं। एजाज सैयद, अमेरिका उन्हीं के दौर में अफगानिस्तान में आ गया और अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत सारे डॉलर्स फेंक रहा था। अमेरिका पाकिस्तान को बहुत डॉलर्स से मदद कर रहा था और पाकिस्तान में डॉलर्स बहुत आ रहे थे। तो वो जो डॉलर्स आ रहे थे वो नेचुरल एक फ्लो ऑफ मनी नहीं था। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री ने तरक्की नहीं की थी, डेवलपमेंट नहीं की थी इंडस्ट्री ने। पाकिस्तान में एक वॉर इंडस्ट्री थी जो डेवलप कर रही थी। तो इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी उन दिनों बेहतर थी। जब वो वॉर इकोनॉमी खत्म हो गई
अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो यहाँ पर इकोनॉमी खराब होने लग पड़ी। लोकतंत्र की मजबूती का दावा कर रहे मुशर्रफ को तख्ता पलट के बाद 1.5 साल लगे, जब उन्हें सेना प्रमुख की कुर्सी कम लगने लगी। राष्ट्रपति खटकने लगे। प्रधानमंत्री तो वो हटा ही चुके थे। 1999 में कारगिल युद्ध छेड़ने वाले मुशर्रफ अब भारत के साथ बातचीत भी करना चाहते थे। 2001 साल था, आगरा में एक शिखर वार्ता होने को थी, जो भारत पाकिस्तान के इतिहास में यादगार थी। मुशर्रफ ने भारत आने से पहले राष्ट्रपति मोहम्मद रफीक तरार को अपने पद से इस्तीफा दिलवाया। खुद के राष्ट्रपति बनने की घोषणा भी की, वो भी सेना अध्यक्ष का पद छोड़े बिना। लेकिन यह वार्ता बेनतीजा रहने वाली थी। राजेश जोशी। मुशर्रफ पाकिस्तान से आगरा आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी तब यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। उन्होंने समिट, आगरा समिट के नाम से जाना जाता है, मुशर्रफ को ये यहाँ इनवाइट किया था और ऑलमोस्ट उसमें मुआहदा, एक समझौता होने जा रहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, जिसको बड़ा पॉजिटिव मुशर्रफ मानते थे। लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे वो अग्रीमेंट नहीं हो पाया और उसके लिए बाद में इस तरह की खबरें आई कि अटल बिहारी वाजपेयी तो शायद तैयार थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने उस चीज़ को भांप लिया कि अगर इस समझौते पर दस्तखत हो जाएंगे तो हिंदुस्तान को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने लास्ट मिनट पे भारत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अपने कार्यकाल में दुनिया भर के नेताओं के साथ मिलते जुलते मुशर्रफ की बॉडी लैंग्वेज डिप्लोमेटिक होने से ज्यादा अटैकिंग थी, या थोड़ा आसान भाषा में कहें तो डोमिनेटिंग रहती थी। कहते हैं कि यह भी एक वजह थी जो सुलह के अवसर मार देती थी। मुशर्रफ अटल बिहारी वाजपेयी से बंद कमरे में बात कर रहे थे, बाहर मीडिया को कुछ और बोल रहे थे। ऐन वक्त पर समझौते कागज का टुकड़ा बनकर रह गए। पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट हारून रशीद कहते हैं, जनरल मुशर्रफ की हर पॉलिसी के दो रुख थे, हर तस्वीर के दो रुख थे, और वो उनकी पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी लेगेसी यही है कि अगर आप इंडिया की बात करें तो एक तरफ वो आगरा में तकरीबन एग्रीमेंट कहते हैं कि करीब पहुंचे हुए थे और जो भी डील होनी थी वो तकरीबन हो चुकी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद कारगिल जो हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान ने वहाँ पर मुदाखलत की और भेजे फाइटर्स, तो वो भी इन्हीं के दौर में हुआ। तो एक तरफ वो पीस टॉक्स भी करते रहे, दूसरी तरफ वो जंग भी लड़ते रहे। तो इंडिया के साथ रिलेशंस में भी उनका यही डुप्लेसिटी या डबल स्टैंडर्ड्स या डबल स्ट्रेटजी इसको कह सकते हैं आप, वो दिखाई दी। लेकिन ताकत बिना जोखिम के कहां आती है। मुशर्रफ दुनिया घूम रहे थे, पाकिस्तान में उनका शासन था, लेकिन उनकी मुखालफत में कुछ लोग खड़े हो चुके थे। हारून रशीद। जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए मिलिटेंट्स के, मुझे याद है मैं बैतुल्ला महसूद से जो पाकिस्तानी तालिबान के नेता थे और टीटीपी जिन्होंने बनाई थी, एक दफ़ा उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुशर्रफ जो हैं वो 5 साल सदर रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, लेकिन हमने उनसे अपना बदला ज़रूर लेना है। तो वो बदला तो नहीं ले सके, लेकिन इससे आपको रिफ्लेक्ट होता है कि मिलिटेंट सर्कल्स में भी वो काफ़ी बुरे जाने जाते थे। गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के फेर में मुशर्रफ भी पड़ चुके थे। गुड वाले तो न जाने कहां गए, जिन्हें कारगिल के समय मुशर्रफ ने किताब में मुजाहिदीन लिखा है, लेकिन बैड वालों की बंदूक का निशाना अब वो खुद थे। साल 2003 दिसंबर का महीना, 14 तारीख, एयरपोर्ट से घर लौटते मुशर्रफ के काफिले के ठीक पीछे की कार विस्फोट में उड़ गई। उन्होंने लिखा है कि मेरी कार के चारों पहिए हवा में थे। मैं समझ गया था कि एक बड़े बम का धमाका है, क्योंकि उसने 3 टन की मर्सिडीज कार को हवा में उछाल दिया था। 11 दिन बाद ही एक धमाका और हुआ। राजेश जोशी। दूसरा किस्सा हुआ 25 दिसंबर 2003 को, जिसमें एक और असैसिन ने, सुसाइड बॉम्बर ने, अपने आप को उनके रास्ते में एक्सप्लोड कर दिया। और वो उसका किस्सा बड़ा ज़बरदस्त बयान करते हैं कि ड्राइवर से वो कहते हैं कि मैंने उससे कहा दबा दबा दबा, मतलब गाड़ी चला चले से पंजाबी में कहते हो दबाओ दबा। उस तरह के बड़ा बेहतरीन किस्सा उन्होंने लिखा हो कि वो कैसे बच गए।
8 बरस तक मुशर्रफ की हवेली पर रात में भी सूरज उगता रहा, लेकिन जमहूरियत का सूरज ज्यादा दिन तक कब्जाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान ने तो जियाउल हक का भी अस्त देखा था, अब मुशर्रफ की बारी थी। एजाज सैयद। मुशर्रफ साहब जो है वो पावरफुल रहे, ऑल पावरफुल मैन अंटिल 9 मार्च 2007, जब उन्होंने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट के, उनको डिपोज किया। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑर्डर्स ऑफ जनरल मुशर्रफ टू गो होम, और फिर एक मूवमेंट चल पड़ी मुशर्रफ साहब के खिलाफ, और वो जो मूवमेंट है उसने उनको फोर्स किया, और उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है बेनज़ीर भुट्टो, उनके साथ निगोशिएशंस की, दुबई में गए और जगहों पे गए, और फिर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में आ गई। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो को मर्डर कर दिया गया टेररिस्ट अटैक में। उसका इल्जाम जनरल मुशर्रफ पे लगा और जनरल मुशर्रफ और अनपॉपुलर हुए। तो फिर जनरल मुशर्रफ जो है इससे पहले 27 नवंबर 2007 को ही हैड शट हिज यूनिफॉर्म, उन्होंने आर्मी चीफ की पोजीशन थी वो जनरल कियानी को दे दी थी। सेना की कुर्सी छोड़ते ही मुशर्रफ का पतन शुरू हो गया। बची खुची कहानी पूरी की 3 नवंबर 2007 को लगाई गई इमरजेंसी ने। मुशर्रफ का विरोध अब जोर शोर से शुरू हो चुका था। इमरजेंसी के बावजूद दबाव बढ़ रहा था चुनाव कराने का। अंततः ऐलान हुआ कि फरवरी 2008 में चुनाव होंगे। इन चुनावों में मुशर्रफ बुरी तरह हारे। PMLN और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने यूसुफ रजा गिलानी। मुशर्रफ पर अब दबाव था इस्तीफे का, क्योंकि सब जानते थे कि अगर मुशर्रफ खुद नहीं हटे तो इम्पीचमेंट से हटाया जाएगा। आखिरकार मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ दी। अब पलटवार होना था, जवाबी कार्रवाई। मुशर्रफ ने जो दिया था वो वापस उन्हें मिलना था। एजाज सैयद। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे, वही चीफ जस्टिस जिनको उन्होंने डिपोज किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इनके खिलाफ 3 नवंबर को जो दोबारा जजेस को डिपोज करने का फैसला था, आइन कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करने का फैसला था, उस पे इनके खिलाफ ट्रीजन का केस चलाया जाए। मुशर्रफ साहब के ट्रीजन का केस जो PMLN की गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने एक स्पेशल कोर्ट बनाई, ट्रीजन का केस उनके खिलाफ शुरू हुआ। तो फिर देखा हमने कि जनरल मुशर्रफ ने मिलिट्री की मदद ली और जनरल मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। कोर्ट की जो ट्रायल है उसको स्किप करते हुए इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो चले गए। और फिर जनरल मुशर्रफ अंटिल हिज डेथ वो बाहर रहे और ही डाइड व्हाइल बीइंग इन एक्साइल। कई लोगों ने लिखा है कि इसके बाद भी मुशर्रफ वापसी के सपने पाले रहे। उन्हें लगता था कि अभी सूरज नहीं डूबा, लेकिन एक बार मुल्क छोड़कर उड़े मुशर्रफ लौटकर वापस नहीं आ सके। देशद्रोह के आरोप और उम्र कैद की सजा उनका इंतजार कर रही थी। वो नहीं लौटे, लेकिन दुबई में बैठे बैठे पाकिस्तान के तानाशाह ने मुल्क की राजनीति को प्रभावित किए रखा। अक्सर उनके बयान सियासत के लिए बहस का विषय बनते रहे, लेकिन वक्त बदलने की दुआ पाले मुशर्रफ का वो वक्त नहीं आया जो उन्हें पाकिस्तान की उड़ान दे सके। फिर वो भी दिन आया जब पाकिस्तान का जनरल और तानाशाह एक भयंकर बीमारी से दुनिया छोड़ गया, दुबई में ही। सोचिए, जो मुल्क उन्हें जिंदा आने की इजाजत नहीं दे रहा था क्योंकि मौत की सजा सुनाई गई थी, मरने के बाद मुशर्रफ को पाकिस्तान लाया गया। और सेना ने, वही सेना जिसने जनरल को स्वघोषित राष्ट्रपति बनाया, उनका अंतिम संस्कार सैन्य परंपरा से किया। राहत इंदौरी का एक शेर है, उनका अंजाम तुम्हें याद नहीं है शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। तानाशाहों को सदैव ये भ्रम रहा कि उनका अंत नहीं हो सकता, पाकिस्तान में जियाउल हक हों या परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान की तारीख में मुशर्रफ किस तौर पर याद किए जाएंगे? शायद एक तानाशाह से ज्यादा कुछ नहीं। उनके दावे हमेशा से इसके उलट रहे, लेकिन लोकतंत्र के तरीके को धता बताकर कुर्सी पर बैठ जाने वाला कैसे अच्छे तौर पर याद किया जा सकता है? राजेश जोशी।
किसी फौजी जर्नैल की, किसी अनइलेक्टेड आदमी की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक जनतांत्रिक मुल्क में वो बंदूक के जोर पे सत्ता पे कब्जा कर ले और ख़ुद को कह दे मैं तो आपका इंचार्ज हूँ, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो तमाम देशों से इंटरेक्ट करने लगे और हेड ऑफ स्टेट की तरह जाने लगे। क्या हक, किसने हक दिया उसको? तो परवेज़ मुशर्रफ को एक ऐसे फौजी जर्नैल के तौर पे याद किया जाएगा जो पॉलिटिशियन से तंग आ चुका था। जनता भी जहां तंग आ जाती है, दोनों एक तरफ मिल जाते हैं, इसलिए फिर उसके साथ खून माफ कर देती है जनता उस वक्त। तो परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन सत्ता पे कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो गरीब आदमी की तकलीफ क्या आप महसूस कर पाए हैं, जिसको टमाटर खरीदने के लिए पैसे नहीं है? नहीं कर पाए थे परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अपने मुल्क के भले के लिए याद रखा जाए, मुझे एक सोल्जर के तौर पर याद रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान में कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन उन्हें हीरो मानता है और कौन विलेन। राजनीतिक अस्थिरता ही परवेज़ मुशर्रफ के जन्म का कारण है और उनके हीरो बनने का भी। जो लोग लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, उन्हें मुशर्रफ कभी रास नहीं आएंगे और शायद इतिहास को भी नहीं। आज के नामी गिरामी में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? लिखकर बताइएगा radio@aajtak.com पर। परवेज़ मुशर्रफ पर इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड डिजाइन की है सचिन द्विवेदी ने। मैं हूं नितिन ठाकुर, इजाजत दीजिए। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।